नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं पुष्पेंद्र सिंह देसवाल आपका मैथ गुरु देसवाल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 2022 की परीक्षा की दृष्टि से हम आपके लिए 5 मॉडल पेपर लाने वाले हैं। तो उसका फर्स्ट मॉडल पेपर आज मैं सॉल्व कराने के लिए आपके लिए जा रहा हूं। परीक्षा की दृष्टि से ऐसे चुनिंदा प्रश्नों को इसमें रखा गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पेपर को बाद में आपके लिए PDF डाल दिया जाएगा। देखिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन उसमें आपके 12 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपके 6 क्वेश्चन होंगे। थर्ड क्वेश्चन में फिर आपके 12 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल आपका 30 नंबर का ये पार्ट होगा। देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि 225 को निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। 225 को निम्न में से किस रूप से व्यक्त किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। 225 को घातांक रूप में आपको व्यक्त करना है, तो इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो देखिए, 225 को अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 225 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए, इसका इकाई अंक आपका है 5 और 2 7 और 2 9। जिस संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4 और 6 हो वह संख्या 2 से विभाजित होती है, और जिस संख्या के अंकों का योग में यदि 3 का भाग चला जाता है तो वह संख्या आपकी 3 से विभाजित होती है। तो देखिए, 5 और 2 7 और 2 9, इस संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है। तो इस संख्या में आपका 3 का पूरा भाग चला जाएगा। देखिए, 3 का भाग देते हैं इसमें। 3 7 21, एक बचा आपका 53 15। फिर देखिए, 7 और 5 12, फिर इसमें 3 का जा रहा है। 3 दूनी 6 और 5 तिया 15, 55 25, 5 एकम 5, अर्थात 225 को घातांक रूप में अगर देखते हैं तो 3 × 3 × 5 × 5, अर्थात 3 की घात 2 × 5 की घात 2। अर्थात इसको घातांक के रूप में आपको किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको घातांक रूप में आप लिख सकते हो कि 3 की घात 2 5 की घात 2, तेनाम 3 9, 9 पंजे 45 और 45 पंजे हो जाएंगे आपके 225। इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत हो, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत हो तो आलेखीय रेखाएं कैसी होंगी? देखिए, आपको बताया था, जैसा कि आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण जो होते हैं उसके 3 युग्म होते हैं। आपके 3 युग्म किस प्रकार होते हैं आप जानते हो। अपना रैखिक समीकरण होता है अपना a1x + v1y + c1 = 0, a2x + v2y + c2 = 0। अर्थात इसकी जो फर्स्ट शर्त है वो ये है कि a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, यदि ये तीनों ही मान बराबर हों, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यदि तीनों की तीनों मान यदि आपके बराबर हों तो रेखाएं आपकी क्या होती हैं? समपाती होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। रेखाएं आपकी कैसी होती हैं? समपाती। यदि a1/a2 ≠ c1/c2, या हम a1/a2 ≠ c1/c2 कह दें, या फिर इसको a1/a2 ≠ b1/b2 ≠ c1/c2 c1/c2। यदि तीनों के तीनों मान, यदि आपके तीनों के तीनों मान अलग अलग आ रहे हों, तब रेखाएं आपकी कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और अपना थर्ड है, ये सेकंड हुआ। थर्ड है आपका, यदि a1/a2
नॉट इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 यदि होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं होती हैं संपाती। और यदि A1/A2 इज इक्वल टू हो B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2 तो रेखाएं आपकी कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर रेखाएं होती हैं। अर्थात अब आपसे क्वेश्चन किया गया है, यदि रेखाओं का कोई युग्म संगत हो तो आलेख का प्रकार किस प्रकार का होगा? समांतर होगा, सदैव संपाती होगा, या आपका प्रतिच्छेदी या संपाती होगा, या फिर सदैव प्रतिच्छेदी होगा। तो देखिए संगत यदि है, संगत होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो सदैव प्रतिच्छेदी रहे, या तो संपाती भी हो सकता है और प्रतिच्छेदी भी हो सकता है। संपाती या प्रतिच्छेदी अर्थात दोनों प्रकार का हो। यदि संपाती भी हो तो भी वो संगत होगा, और प्रतिच्छेदी हो तो भी कैसा होगा? वो संगतमान होगा। इसी प्रकार देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चनों के साथ में आपको उसका टोटल जो फॉर्मूला है वो क्लियर करते हुए चलना है। टॉपिक में जो कुछ भी है उसको टोटल क्लियर करते हुए चलना है परीक्षा की दृष्टि से। 3rd क्वेश्चन है आपका, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण है आपका, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 है, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 है, तो आपसे पूछा है तो इसके मूल क्या होंगे? इसके मूल क्या होंगे? तो सबसे पहले तो ये देखना है आपको है कि द्विघात समीकरण है, एक्स पर स्क्वायर है, तो ये किस संख्या का स्क्वायर है? देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्स का वर्ग माइनस 0.02 का वर्ग, एक्स का वर्ग माइनस 0.02 का वर्ग, अर्थात यहाँ पर आपकी सर्वसम का प्रयोग में आ रही है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर आपकी होगी ए प्लस वी और ए माइनस वी, आपकी हो जाएगी ए प्लस वी और ए माइनस वी। अर्थात इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है मूल के रूप में? अगर देखा जाए तो एक्स, क्योंकि इसमें से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस आपका 0.02, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 के यदि मूलों की बात की जाए तो एक्स बराबर अगर बोलेंगे तो एक बार प्लस में लिख सकते हैं 0.02, एक बार माइनस में 0.02। देखिए अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपके लिए समांतर श्रेणी दी गई है, ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के प्रकार चल रहे हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 और आपका क्वेश्चन चल रहा है आपका फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है समांतर श्रेणी, यानी आपको एपी दी गई है। एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो देखिए समांतर श्रेणी में आपके लिए दिया गया है कि ए, आपके लिए समांतर श्रेणी में है ए 3a 5a डॉट डॉट डॉट, ए 3a 5a का nवां पद क्या होगा? का nवां पद क्या होगा? यानी आपसे पूछा गया है कि यदि एक समांतर श्रेणी है जिसके प्रथम 3 पद हैं a 3a 5a, तो इसका nवां पद क्या होगा? तो देखिए आप जानते हैं कि प्रथम पद अर्थात a बराबर क्या है? a है, और d निकालने का सूत्र आपका क्या होता है? a2 माइनस a1, अर्थात द्वितीय पद में से यदि हम प्रथम पद को घटा दें या तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा दें, यदि सीधी बात की जाए तो देखिए यदि बाद वाले पद में से जब दो समांतर पद हों, यदि बाद वाले पद में से पूर्व वाले पद को यदि घटा दिया जाए तो आपका d का मान आ जाए, d अर्थात डिफरेंस सारवंतर।
देखिए 3a माइनस a बराबर आपका सार्वंतर जो है वो आ जाता है 2a। कितना आ जाता है 2a। हमसे पूछा गया है nवां पद, तो सबसे पहले nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, nवां पद अर्थात an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अर्थात देखिए a का मान आपके सामने है, a का मान क्या है, a है, a प्लस अब nवां पद पूछ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू में कितना आ जाएगा 2a, क्योंकि d का मान जो है वो 2a है। देखिए a प्लस इसका इंटू इससे करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका 2an माइनस 2an माइनस 2a। अब देखिए इससे ये क्रॉस हो गया, आपका बचा an बराबर 2an माइनस a, क्योंकि एक प्लस की a है, दो माइनस की है, तो माइनस की क्या बच गई, a बच गई। देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आपका आ गया a इसमें क्या आ गया, कॉमन आ गया। इधर देखिए a इसमें कॉमन निकाल लिया तो देखिए यहाँ बचा आपका 2n माइनस 1 और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। a 3a 5a का nवां पद क्या होगा, a 3a 5a का nवां पद ज्ञात करना है। तो देखिए a बराबर a है, d बराबर a2 माइनस a1, 3a माइनस a बराबर आपका 2a आ जाएगा। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र आपका क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अर्थात एक ही जगह a n माइनस 1, d का मान 2a है, 2a का इंटू n से होगा 2an माइनस 1 से करेंगे 2a, a से a क्रॉस हो जाएगी, माइनस की a बची, यहाँ से a कॉमन लेने के बाद आपका ये बचेगा। तो देखिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है यदि बिंदु P 3,4 हो, यदि बिंदु P जो है वो 3,4 है। देखिए किसी बिंदु के आपको निर्देशांक दिए गए हैं, आपसे कहा गया है कि बिंदु है कोई P बिंदु है, कौन सा बिंदु है P, जिसके निर्देशांक 3,4 हैं, जिसके निर्देशांक क्या हैं 3,4 हैं। और आपसे पूछा गया है x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। किस अक्ष से दूरी पूछ रहा है, x अक्ष से। अर्थात आपको बताया था यदि x अक्ष से दूरी पूछता है, यदि x अक्ष से दूरी पूछता है तो हम जानते हैं कि फर्स्ट जो निर्देशांक होता है वो तो होता है x का निर्देशांक, द्वितीय जो निर्देशांक होता है वो होता है आपका y का, वो किसका होता है, y का। अब पूछा गया है x अक्ष से दूरी, तो आपका जो y वाला जो निर्देशांक होगा अर्थात 4 इकाई किसकी दूरी हो जाएगी, x अक्ष से बिंदु P की दूरी हो जाएगी। x अक्ष से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 इकाई हो जाएगी। इसी प्रकार यदि y अक्ष से पूछता है तो 3 इकाई हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि पहला निर्देशांक x का होता है, द्वितीय निर्देशांक y का होता है। यदि x का पूछता है तो y का निर्देशांक, और यदि y का पूछता है तो x का निर्देशांक। यदि इनकी बात की जाए तो देखिए x का निर्देशांक जो होता है वो आपका भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। और y का जो निर्देशांक होता है वो आपका क्या कहलाता है, कोटि। पहला निर्देशांक x का भुज और दूसरा निर्देशांक y का कोटि कहलाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का जो मान है सदैव क्या 1 से कम होता है। आपसे पूछा गया है कि tan a का जो मान है क्या वो सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान 1 से कम होता है, ये आपसे पूछा गया है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई विशेष स्थिति में हो सकता है। यदि लंब जो है वो आधार से कम हो, यदि लंब
क्योंकि हम जानते हैं tan बराबर क्या होता है, tan बराबर आपके लिए बताया था लंब बटे में आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे में आधार। यदि लंब का मान आधार से कम हो, किससे कम हो? आधार से कम हो, तो उस स्थिति में 1 से कम मान होगा। तो ऐसा हर स्थिति में तो संभव ही नहीं है कि लंब जो है वो आधार से कम हो, कभी आधार भी तो कम हो सकता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अर्थात ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत, असत्य हो जाएगा कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यदि cos a बराबर √3/2, यदि cos a बराबर √3/2 हो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। यदि cos a बराबर √3/2, यदि cos a बराबर √3/2 हो, तो आपको a का मान बताना है। किसका मान बताना है? a का मान आपको बताना है। इस a का मान निकालना है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, √3/2 मान कॉस में किसका होता है? जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया था कि साइन साइट का जो मान होता है वो √3/2 होता है। क्या होता है? √3/2 होता है। आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये अपनी सारणी में मान होते हैं। तो देखिए 0 डिग्री का मान क्या होता है? इसको हम इस प्रकार व्यक्त कर देते हैं, 1 0 1 2 3 4, अर्थात सभी में 4 चतुर्थांशों में बांटा जाता है, इसलिए 4 का इसमें क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। अर्थात इसमें 4 का भाग देने पर क्या आया? 0। देखिए ये आपको वर्ग में प्रकट करना है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/4 किसका वर्ग होता है? 1/2 का, क्योंकि 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है? 2 होता है। इसी प्रकार देखिए ये संख्या क्रॉस हो रही है, 1 क्या लिखा जा रहा है? 2। और इसको भी यदि हम वर्ग में प्रकट करेंगे तो देखिए ये संख्या 1 का वर्ग तो 1 होता है, लेकिन 2 किसी का वर्ग नहीं होता। किसका वर्ग होता है? √2 का। ये पूर्ण वर्ग नहीं होता। बाकी वर्ग तो सभी संख्याएं होती हैं, पूर्ण वर्ग और वर्ग होने में अंतर है। वर्ग का मतलब होता है, जैसे पूर्ण वर्ग का मतलब होता है 2 का वर्ग क्या होता है? 4, ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन यदि हम 3 लिख दें तो यह किस संख्या का वर्ग है? किसी भी संख्या का नहीं है। पूर्ण वर्ग तो किसी भी संख्या का नहीं है। वर्ग की बात की जाए तो √3 का वर्ग क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है? 3 होता है। इसी प्रकार देखिए आगे इसमें दिया हुआ है, आगे है 3/4। देखिए 3 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, तो √3 बटे में 4 किसका होता है? 2 का। तो इसका मान क्या आ जाएगा? √3/2 और 4 एकम 4, अर्थात √1 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो देखिए ये था आपका साइन का मान। किसका था? साइन का मान हो गया। हम जैसा कि हम जानते हैं जो साइन साइड का जो मान होता है वही कॉस में किसका मान होता है? 30 डिग्री का होता है। आप इस प्रकार तुलना कर सकते हैं, जैसे इसमें 45 डिग्री है, 90 में से यदि आप 45 डिग्री घटा दें तो साइन 45 का मान जो है वही कॉस 45 का मान होगा, और साइन 30 का जो मान है वही आपका किसका मान होगा? कॉस साइड का मान होगा। अब हमसे पूछा गया है कि cos a का मान √3/2 है, तो इस a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन में √3/2 मान आपका साइन साइड का है, तो साइन साइड में जब इस √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 की स्थिति कहाँ पर बनती है? cos 30 डिग्री पर। कहाँ पर बनती है? cos 30 डिग्री पर। अर्थात a बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है, आप कक्षा 6 और 7 से ग्राफ करते चले आ रहे हैं, तो आपको सर्वप्रथम सबसे पहले यही बताया गया था
कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं या 0,1 होते हैं या 1,0 होते हैं या इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 0,0, 0,1, 1,0 और आपका है इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो आपके होते हैं 0,0। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक बंटन का माध्य और माध्यक आपके लिए दिया गया है कि एक बंटन है उसका माध्य और माध्यक आपको दिया गया है। देखिए आपके लिए दिया गया है कि माध्य व माध्यक जो हैं वो क्रमशः 14 व 15 हैं। एक बंटन का माध्य और माध्यक 14 व 15 हैं तो बहुलक क्या होगा। तो देखिए आपके लिए सूत्र है कि तीन माध्यक बराबर होते हैं एक बहुलक प्लस 2 माध्य के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? 3 माध्यक आपके एक बहुलक प्लस 2 माध्य के बराबर होते हैं। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। देखिए अब आपके लिए दिए गए हैं, आपके लिए दिया गया है कि माध्य आपका क्या है 14 है। माध्य क्या है बेटा 14 है और माध्यक आपका क्या है 15 है। तो देखिए माध्यक 15 है तो 3 इंटू कितना हुआ 15, 3 इंटू क्या हो जाएगा 15 बराबर बहुलक आपसे पूछा गया है। अर्थात बहुलक को हम किससे व्यक्त करते हैं z से। तो z प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका माध्य दे दिया और माध्य आपका 14 है, माध्यक कितना है 15 है। तो देखिए 14 दूनी 28 तो यहाँ आपका 45 है z प्लस आपका है 28। देखिए इस पक्ष से हम इस पक्ष में लाएंगे यानी RHS से हम ला रहे हैं LHS में। तो देखिए इधर ये संख्या धनात्मक है तो इधर किसकी हो जाएगी ऋणात्मक। तो आपका 45 माइनस 28 बराबर हो जाता है z। अर्थात आपका z बराबर आ जाता है 17। अर्थात यदि संख्या 14 और 15 माध्य और माध्यक हैं तो बहुलक क्या होगा 17 होगा। क्या होगा 17 होगा। ये सूत्र आपको याद रखना है कि 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। कहने का मतलब ये है कि यदि 3 माध्यक ले लिए जाएं और एक बहुलक और 2 माध्य के बराबर होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं एक बहुलक और 2 माध्य के बराबर होते हैं। अब आपसे एग्जाम में इसको किस प्रकार इस प्रकार ना पूछ के वो इस प्रकार भी पूछ सकता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, कि बहुलक बराबर क्या होता है। तो देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो बहुलक यानी z बराबर क्या होता है आपका 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर क्या होता है बहुलक होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो देखिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है कि किसी भी असंभव चीज की घटना होने की प्रायिकता क्या होगी। यदि कोई चीज असंभव है जिसको वो संभव ही नहीं है तो उस चीज की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए आप जानते हो जैसे कि पासे को यदि फेंका जाए, यदि 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो देखिए पासों पर जो अधिकतम अंक होते हैं वो 6 होते हैं। तो दोनों पासों को अगर हम फेंकते हैं तो इधर वाले पासे पे भी 6 आ जाए और इधर वाले पासे पर भी अगर 6 आ जाता है तो अंकों का जो अधिकतम योग है वो आपका हो सकता है 12। कितना हो सकता है 12। और हमसे यदि हम इसी क्वेश्चन को इस प्रकार कर दें कि यदि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है तो अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता क्या होगी। अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए पासों को आप उछालते रहिए, अंकों का योग अधिकतम 12 होता है तो 13 आने की संभावना कभी नहीं हो सकती। तो
13 आ ही नहीं सकता, तो यह असंभव है, ऐसा होना संभव ही नहीं है। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी किसी भी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर है अपना 11, 144 तथा 198 का HCF क्या होगा? 144 व 98 का आपको निकालना है HCF। देखिए HCF निकालने की अपने पास 2 विधि आई है अपने कोर्स में। कौन कौन सी विधि है? एक तो है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कौन सी है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो कि आप जानते हो कक्षा 2 में अपन भाग करते थे ना कि भाज्य बराबर ये आपका भाज्य हो गया, ये आपका भाजक हो गया, ये आपका भागफल हो गया और ये आपका क्या हो गया? शेषफल हो गया। तो देखिए इसको A से व्यक्त किया, इसको B से व्यक्त किया, इसको Q से व्यक्त किया और इसको किससे व्यक्त कर दिया? R से। अर्थात आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय तैयार हो गई। A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। तो देखिए एक तो अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय है और दूसरी है आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखिए यहाँ पर विधि नहीं, आपसे क्या पूछा गया है कि 144 और 98 का HCF ज्ञात कीजिए। कितने का? 144 और 98 का। देखिए 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 144 2 का देंगे, कितनी बार गया? 72। फिर 2 का दिया 36, फिर 2 का दिया 18 और फिर 2 का देंगे 9, फिर 2 का भाग लगा 3 का भाग लगा देंगे 3 और यहाँ आ जाएगा 1। इसी प्रकार 98 में यदि भाग दिया जाता है 2 का, तो देखिए 2 चौके 8, 2 नाम 18। अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का भी नहीं जा रहा है, क्योंकि विभाजकता के नियम याद होने चाहिए। 2 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसके इकाई अंक में 0, 2, 4 हो। 3 का उस संख्या में जाता है जिसके अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा हो और 5 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसकी इकाई अंक पर 0 तथा 5 हो। तो देखिए इसमें जा रहा है 7 7 49, 7 एकम 7। हमसे क्या पूछा गया है? HCF। क्या पूछा गया है? HCF देखिए 2 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है और देखिए 2 यहाँ आया है लेकिन यहाँ नहीं आया है, 7 इधर है, इधर नहीं है। तो इसका HCF कितना होगा? इसका HCF क्या होगा? 2 इज द राइट आंसर। अगले देखिए अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 12 है कि साइन साइड का मान क्या होगा? साइन साइड का मान क्या होगा? अभी बताया था जस्ट पहले, √3/2, √3/2। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 12 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट, जो कि आपके 12 क्वेश्चन होंगे आधा सादा वाले, और सेकंड क्वेश्चन में आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी और थर्ड क्वेश्चन में आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 1-1 नंबर के क्वेश्चन है ये सभी। 30 क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में और थर्ड क्वेश्चन में टोटल। तो देखिए अपना सेकंड क्वेश्चन है, किसी वृत्त के अंत्य भाग में स्थित बिंदु से कोई वृत्त है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपकी रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी और सवालों की संख्या होगी 6। कितने होंगे? 6। तो देखिए आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपसे फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है कि किसी वृत्त के अंत्य भाग में स्थित यदि कोई वृत्त है। देखिए आपको दिया गया है कि यदि ये कोई वृत्त है और इसके अंत्य भाग में कोई बिंदु स्थित है, क्या स्थित है? कोई बिंदु स्थित है, तो इस बिंदु से इस वृत्त पर खाली जगह स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी यदि वृत्त के अंतः भाग में यदि कोई बिंदु स्थित है तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ये याद रखने योग्य बात है। कोई बिंदु यदि उस वृत्त के अंतः भाग में स्थित है तो उससे कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अर्थात अंतः भाग में स्थित बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या आपकी कितनी होगी? 0 होगी। यदि बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है, कहाँ स्थित है? वृत्त की परिधि पर स्थित है, तब आप
एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कितनी खींची जा सकती हैं? एक। और यदि बिंदु बाह्य भाग में स्थित है, वृत्त की परिधि से बाहर यहाँ स्थित है, तो वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है। यदि अभ्यंतर में स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 0। यदि वृत्त की परिधि पर स्थित है तो खींची जाएंगी 1, और यदि बाह्य भाग में स्थित है तो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 2। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन है, समांतर रेखाओं का निकाय खाली जगह होता है। यानी किसी भी समीकरण, रैखिक समीकरण में रेखाओं का समांतर होने के लिए जो समीकरण है वो आपसे पूछा गया है कि रेखाएं समांतर कब होंगी। जैसा कि अभी बताया था आपको कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये स्थिति बन रही है तो अपनी रेखाएं समांतर रेखाएं होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। समांतर रेखाओं की क्या पहचान होती है? इनको असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर भी एक दूसरे को ये क्या नहीं करती हैं? प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। और ये स्थिति कब संभव है? ये स्थिति जब संभव है जब रैखिक समीकरण निकाय का हल A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हो। यदि ये तीनों के तीनों इक्वल टू हो, यानी बराबर हों, तीनों के तीनों मान यदि बराबर हों तो रेखाएं संपाती होंगी, और तीनों के तीनों मान यदि असमान हों तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। तो देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है? सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है? आपसे प्रायिकता से क्वेश्चन किया गया है कि सभी घटनाओं का यदि योग किया जाए तो उनका मान क्या होता है। तो आप जानते हैं कि प्रायिकताओं का जो योग होता है वो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। असंभव वस्तु की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है, और सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है? 1 होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघाती सूत्र खाली जगह होता है। द्विघाती सूत्र क्या पूछा गया है? द्विघाती सूत्र पूछा गया है आपसे। तो देखिए द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र का दूसरा नाम है, ये है आपका द्विघाती सूत्र, और जिसको हम क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। क्या बोलते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? -v प्लस माइनस √v² - 4ac बटे में क्या होता है? 2a। क्या होता है? द्विघाती, या हम कहें श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है? -v प्लस माइनस √v² - 4ac बटे में 2a। और यदि इसी सूत्र से एक पार्ट अलग कर दिया जाए जिसको हम बोलते हैं विविक्तिकर। क्या बोलते हैं? विविक्तिकर। जिसको d से व्यक्त करते हैं उसका सूत्र क्या होता है? v² - 4ac। अंडर रूट नहीं होता। ये ध्यान रखने योग्य बात जो है वो ये है कि जब विविक्तिकर पूछा जाता है तो अंडर रूट नहीं होता, और जब श्रीधराचार्य सूत्र आता है तो इस पर क्या आ जाता है? अंडर रूट आता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। यदि विविक्तिकर पूछा जाता है d बराबर v² - 4ac, और यदि द्विघाती सूत्र पूछा जाता है तो -v प्लस माइनस √v² - 4ac बटे में 2a। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? देखिए हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की गणना करनी है तो सबसे पहले हम जिस का प्रयोग करते हैं, जैसे किसी वस्तु की गणना करती है तो हम शुरुआत किससे करते हैं? 1 2 3। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है आपकी 0। क्या होती है? 0। सबसे छोटी प्राकृत 1 होती है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होती है वो आपकी क्या होती है? 0 होती है। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यानी आपको nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है?
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी आपसे ए पी का एनवां पद अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, उसका क्या पूछा गया है, सूत्र पूछा गया है। किसका सूत्र पूछा गया है, एनवां पद ज्ञात करने का। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और यदि योग ज्ञात करने का सूत्र पूछ ले तब क्या होगा, एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी, क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यदि आपसे प्राकृत संख्याओं का पूछ ले तो एन प्लस 1 बटे में 2, ये किसका होता है, प्राकृत संख्याओं का। किसका होता है, प्राकृत संख्याओं का। एन प्लस 1 बटे 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपकी 6 रिक्त स्थान आएंगे। कितने रिक्त स्थान आएंगे, 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 3, ये भी आपका, इसमें 12 क्वेश्चन आएंगे आपके, और ये सभी क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं। कितने के हैं, 1-1 नंबर के, यानी टोटल आपके होते हैं 30 अंक। कितने होते हैं, 30 अंक। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात व्यंजक आपको दिया गया है के एक्स स्क्वायर, क्या दिया गया है, के एक्स स्क्वायर प्लस 5x, के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k, आपके लिए द्विघात समीकरण कह लो या व्यंजक, द्विघात व्यंजक जो है वो के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k दिया गया है। और आपसे कहा गया है कि शून्यकों का यदि आप योग करोगे, किसका, शून्यकों का योग जो है वो गुणनफल के बराबर है। किसके बराबर है, गुणनफल के बराबर है, गुणनफल के बराबर है। कहने का मतलब है यदि द्विघात समीकरण 2kx² प्लस 5x प्लस 3k के शून्यकों का योग गुणनफल के बराबर है तो k का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, k का मान ज्ञात करवा रहा है। किसका मान, k का मान। तो देखिए शून्यकों का योग गुणनफल के बराबर है। हम जानते हैं कि शून्य किससे व्यक्त किए जाते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या हो गया, शून्यकों का योग। तो हम तुलना कर सकते हैं क्योंकि शून्यकों का योग जो होता है वो गुणांकों के योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, गुणांकों के योग के बराबर होता है। गुणांकों के योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, माइनस के बी बटे में ए। क्या होता है, माइनस के वी बटे में क्या होता है, ए होता है। तो देखिए इसको अपन निकालते हैं। देखिए गुणांकों का योग, गुणांकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस के बी बटे 2। देखिए ये किसका मान हो गया, ए का हो गया, ये किसका है, बी का, और ये किसका है, सी का। बी का मान क्या है, बी का मान है 5, अर्थात किसका चिन्ह है, माइनस। तो कितना हो जाएगा, -5 बटे में ए का मान क्या है, के। तो माइनस बी बटे ए बराबर माइनस के 5 बटे में के। अब देखिए गुणांकों का गुणनफल, गुणांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए। सी का मान है 3 के बटे में क्या हो गया, के। अब देखिए आपको कहा गया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बटे ए है, और आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बटे ए। अब देखिए क्या कहा गया है कि शून्यकों का योग, किसका, शून्यकों का योग किसके बराबर है, गुणनफल के बराबर है। कहने का मतलब है
एल्फा प्लस बीटा बराबर है एल्फा इंटू बीटा। एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? माइनस बी बटे ए। माइनस बी बटे बराबर क्या है? माइनस के 5 बटे में के बराबर है 3 के बटे में के से के गया। देखिए यहाँ बचा 1, इसका इंटू करेंगे 3 के बराबर में आ गया -5 और के बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 5 बटे में 3। कितना आ जाएगा? माइनस के 5 बटे में 3। तो देखिए आपसे गुणांकों का तुलना करवाइए। गुणांकों का योग आपके गुणनफल के बराबर दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले गुणांकों का योग निकाल लेंगे। माइनस के 5 बटे के आ रहा है, गुणनफल आ रहा है आपका 3 के बटे के। तो देखिए इनको बराबर में रख के बजुड़ा कर देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि an बराबर 9 माइनस 5n एक समांतर श्रेणी है। आपसे कहा गया है यदि an बराबर 9 माइनस 5n है और ये क्या है? एक समांतर श्रेणी है। तो आपसे पूछा गया है कि समांतर श्रेणी का nवां पद है, यानी an बराबर 9 माइनस 5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है। क्या है? nवां पद है। तो आपको d बराबर ज्ञात करना है। d बराबर क्या होगा? आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डिफरेंस ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? डिफरेंस ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो देखिए, जब ऐसा सवाल आता है आपको, तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? n बराबर क्या रखने पर? 1 रखने पर। क्या रखने पर? 1 रखने पर। ये हो जाएगा a फर्स्ट 9 माइनस 5 इंटू 1 और a बराबर 9 माइनस 5 आपका आ जाएगा 4, यानी a का मान क्या आ गया? 4। इसी प्रकार n बराबर क्या रखने पर? 2 रखने पर। क्या रखने पर? 2 रखने पर। तो देखिए a2 बराबर 9 माइनस 5 इंटू 2 और a2 बराबर 9 माइनस 10 बराबर क्या आ जाएगा? -1। इसी प्रकार आप तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे पद इसको ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है? वो डिफरेंस। और डिफरेंस ज्ञात करने के लिए हमको 2 पदों की जरूरत है। पहला पद आपका 4 है, दूसरा पद है -1। तो d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 है आपका -1 और a1 है आपका 4। तो इनका टोटल करने पर कितना आ जाता है? -5। अर्थात d बराबर क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। यदि an बराबर 9 माइनस 5n है, यदि an बराबर 9 माइनस 5n है और तो आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करने के बाद आपसे क्या पूछा है? d यानी डिफरेंस पूछा है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि sin 2a बराबर, यदि sin 2a बराबर देखिए आपको दिया गया है कि यदि sin 2a बराबर sin 2a बराबर cos a माइनस 18 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करो। यानी आपको दिया गया है कि sin 2a बराबर है cos a माइनस 18 के। तो आपको क्या ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए sin 2a को किसमें से 90 माइनस 2a कर देंगे। क्या कर देंगे? sin 90 माइनस 2a बराबर आ जाएगा cos a माइनस 18 डिग्री। कितना आ जाएगा? a माइनस 18 डिग्री। जैसा कि हम जानते हैं कि sin 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है?
कॉस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ आपका आ जाएगा कॉस 90 माइनस 2a बराबर में आ जाएगा कॉस a माइनस 18 डिग्री। देखिए साइन किस में चेंज हो गया? साइन आपका चेंज हो गया कॉस में। आप इस पक्ष को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ अगर आप करते तो 90 माइनस a माइनस 18 हो जाता। क्या हो जाता? 90 माइनस a माइनस 18, और बाहर मान माइनस होने के कारण ये 18 जो माइनस का है वो प्लस में हो जाता, a प्लस की है वो क्या हो जाती? ऋणात्मक हो जाती। तो देखिए कॉस से कॉस गया, तो देखिए a को इधर पक्षांतर कर देंगे और 90 को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए माइनस की 2a और माइनस की ही क्या हो गई? a हो गई। a इधर प्लस की थी, माइनस की हो गई, बराबर माइनस के 18 हैं, और उधर जाके 90 भी किसके हो गए? माइनस के। अर्थात माइनस के टोटल हो रहे हैं माइनस के 3a, और ये टोटल हो गए माइनस के 108। माइनस से माइनस a बराबर आपका आ जाएगा 108 बटे में 3, नाम तिया 9 और ती छिंगी 18, अर्थात a बराबर कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि यदि बिंदुओं 2,6 आपसे कहा गया है कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु तो है 2,6 और दूसरा बिंदु है आपका एवं 4, दूसरा बिंदु है 4, और आपसे कहा गया है, माना कि ये बिंदु A है और ये बिंदु मान लिया B। माना बिंदु A 2,6 और बिंदु B 4, हैं। फिर आगे आपसे कहा गया है को मिलाने वाले रेखाखंड को मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी ए व बी को जो रेखाखंड मिला रहा है उसके मध्य में कोई बिंदु है, बिंदु को ले लिया, मान लीजिए वो बिंदु है P। वो बिंदु क्या है? P, और उसके निर्देशांक हैं 3,5। लेकिन इसमें एक बात बोली गई है कि वो बिंदु कैसा है? मध्य बिंदु है। कैसा बिंदु है? मध्य बिंदु है। तो देखिए ए व बी का मध्य बिंदु कौन है? 3,5। आपसे पूछा गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है। दोबारा से क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। आपसे कहा गया है यदि बिंदुओं 2,6 और बिंदु V 4, को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 3,5 यदि मध्य बिंदु है तो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? के का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने पढ़ा है कि मध्य बिंदु सूत्र क्या है? मध्य बिंदु सूत्र है आपका x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखिए ये आपका x रहा, ये आपका y, और ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। जो मान है उनको रख दीजिए। देखिए अब हमको मान किसका पूछ रहा है? y2 का मान पूछ रहा है, तो y वाला सूत्र लगा देंगे। देखिए y का मान क्या है? y का मान है 5 बराबर y1 कितना है? 6, प्लस में क्या आ जाएगा? के बटे में कितना आ जाएगा? 2। यहाँ आ गया 1, 5 दूनी 10 बराबर 6 प्लस के, और 6 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 10 माइनस 6 बराबर के, और के बराबर आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देखिए रख के देख लीजिए 4,4 हो जाएगा। ये अगर ये ज्ञात नहीं है तो अपन देखिए ये ज्ञात नहीं है तो कैसे करते? 2 + 4 6 बटे में 2, x1 प्लस x2 बटे 2, तो ये कितना आता? 3। 6 + 4 बटे में 2 कितना आ जाता? 5 आ जाता। लेकिन हमसे के का मान पूछा गया है। अगला है कि यदि 3, 4, 8, 5
देखिए अगला आपके लिए एक बंटन दिया गया है। क्या दिया गया है? बंटन दिया गया है। बंटन में बोला गया है आपसे कि 3 है, बंटन में बोला गया है 3 4 8 5 x 3 2 1 3 4 8 5 x 3 2 1 का माध्य 4 है। क्या दिया गया है कि इसका जो बंटन है 3 4 8 5 x, इसका जो माध्य है वो क्या है? 4 है। तो इस x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? x का। सबसे पहली बात तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आप इनके प्रेक्षणों का योग कीजिए बटे में प्रेक्षणों की संख्या, अर्थात 3 माध्य बराबर x बार बराबर 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 5 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बटे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? 8। अब देखिए माध्य ज्ञात कर रहे हैं और माध्य कितना दिया हुआ है? 4 बटे में 1। 4 और 3 7 और 8 15 और 5 20 और 5 25 और 1 26। 26 प्लस क्या आ गया? x बटे में क्या आ जाएगा? 8। 8 चौका 32 और 26 प्लस x, इसको इधर पक्षांतरण कर देंगे। 32 माइनस 26 बराबर x, और कितना आ जाएगा आपका? x बराबर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 6 आते ही ये 32 हो जाएंगे। 32 होते ही 8 चौका 32, देखिए माध्य बराबर 4 आ जाएगा। और माध्य जब हमारे लिए दे रखा है तो हम x का मान भी ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि परिमेय संख्या आपको दी गई है। क्या दी गई है? परिमेय संख्या दी गई है कि 83 बटे 2 की घात 5 और इंटू 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है? दशमलव प्रसार लिखना है आपको। 83 बटे 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 3। यदि हमसे केवल ये पूछ लेता कि दशमलव कितने अंकों के बाद होगा, तो सर्वाधिक घात कितनी है? 5, तो दशमलव 5 अंकों के बाद होगा। लेकिन दशमलव प्रसार पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि किसी भी संख्या का शांत और अशांत 2 ही प्रकार होते हैं। एक तो शांत होता है, दूसरा अशांत होता है। शांत होने के लिए संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी हर में जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 इंटू 5 के रूप में होने चाहिए। या तो 2 2 के आ रहे हों तो वो संख्या शांत होती है, या 5 5 के आ रहे हों तब वो संख्या शांत होती है, या 2 2 के 5 5 के दोनों आ रहे हैं तो भी वो संख्या क्या होती है? शांत होती है। यदि इनके अलावा या इनके साथ में यदि और कोई संख्या आ रही है तो वो संख्या हो जाएगी आपकी अशांत। तो ये संख्या तो कैसी है? शांत है। अब देखिए 83 बटे 2 की घात कितनी है? 5, और 5 की घात है 3। घात को बराबर कर देना है। घात क्या करनी है? बराबर कर देनी है। देखिए 2 की घात 5 है, तो देखिए 5 की घात 2 और लेनी पड़ेंगी, क्योंकि तभी जाके ये कितनी होंगी? 5 होंगी। और जो संख्या आपने, जितनी घात आपने मन से ली है उसका अंश में भी गुणा करना है, अर्थात 5 की घात 2 का अंश में भी क्या होगा? गुणा होगा। तो देखिए 83 इंटू 5 की घात 2 का मान हो जाता है 25 बटे 5 दूनी 10 की घात हो जाती है 5। अब देखिए इनका इंटू कर लेंगे। 25 3 75, 25 3 75, हासिल लग जाएगी आपकी 7। अब देखिए
25 इंटू कितना करना है, 25 इंटू करना है आपको 8 और 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और कितना है 7, तो आपका हो जाएगा 207। कितने अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 5 अंक, 4 हो गए, 1 2 3 4 और ये हो गया 5वां अंक, यहाँ दशमलव अर्थात इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो 0.2075 होगा। क्या होगा, 0.02075। अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है tan 65 बटे में cot 25 का मान क्या होगा। अगला सवाल है आपका, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला सवाल है tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री बटे में आ जाएगा cot 25, tan 65 डिग्री बटे में आपका हो जाएगा cot 25। तो देखिए एक को बदलना है, या तो 65 डिग्री वाले मान को बदल दीजिए या 25 को बदल दीजिए। देखिए जैसे कि हमने ये 65 बदल दिया तो tan 90 में से संख्या घटानी है, वह संख्या घटानी है जिससे क्या बचे, 65 बचे। क्या बचे 65 बचे। तो देखिए 90 में से यदि आप 25 घटा दें तो देखिए यहाँ 5 और यहाँ कितना 6 बच जाएगा। तो क्या घटाना पड़ेगा, 90 माइनस 25 बटे में क्या आ जाएगा cot 25, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। क्या होता है cot थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है। तो देखिए tan चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा किस में, cot 25 में बदल जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा cot 25 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अभी 5 क्वेश्चन और हैं इसमें, तब आपका जो 30 क्वेश्चनों का जो आपका आ पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चनों का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला है देखिए बंटन 3 5 3। बंटन आपको दी हुई है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8, और क्वेश्चन नंबर चल कौन सा रहा है, 3rd चल रहा है। 3 5 3 3 5 3 4 1 2 5 3 7 का बहुलक क्या ज्ञात करना है, बहुलक क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि बंटन है आपकी 3 5 3 4 1 2 5 3 7 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, सर्वाधिक आवृत्ति किसकी है, सर्वाधिक आवृत्ति हो रही है किसकी, 3 की। किसकी हो रही है, 3 की। आवृत्ति कितनी बार हुई है, 3 बार हो रही है। तो जिसकी आवृत्ति हो रही है सर्वाधिक वही क्या हो जाता है, बहुलक, अर्थात बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि यदि किसी छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता 3/5 है। यदि किसी छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता जो है वो 3/5 है। कितनी है, 3/5 है। तो उसके द्वारा प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी। आपसे पूछा गया है कि यदि प्रश्न हल करने की प्रायिकता 3/5 है तो प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए ये आपका एक पॉजिटिव भाव बता रहा है, यानी PE बराबर आपकी कितनी है, 3/5। जैसा कि हम जानते हैं कि
ई प्लस पी ई नेगेटिव बराबर क्या होता है 1 होता है। इसका मान क्या है 3/5 प्लस पी ई नेगेटिव बराबर 1, पी ई नेगेटिव बराबर 1/1 माइनस 3/5, 3/5 ले से आ जाएगा 5, 5 माइनस 3 बराबर आपका 2/5 क्या हो जाएगी। यानी आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रायिकता यदि 3/5 है तो प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी। यानी प्रश्न को करने की प्रायिकता 3/5 है तो ना करने की प्रायिकता क्या होगी 2/5 होगी। क्या होगी 2/5 होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या बिंदु और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर है आपका 10। आपसे कहा गया है कि बिंदु हैं आपके पास 3 बिंदु हैं। बिंदु ए 1,-1, बिंदु बी 5,2, बिंदु सी और सी है आपका 9,5। क्या है 9,5। बिंदु ए 1,-1, बी 5,2, सी 9,5 है। आपको ज्ञात करना है कि ये 3 बिंदु हैं क्या ये संरेखी बिंदु हैं। क्या ये संरेखी बिंदु हैं। तो देखिए संरेखीय बिंदु होने के लिए क्या आवश्यक है। संरेखीय बिंदु होने के लिए आवश्यक है कि वे तीनों के तीनों बिंदु यदि एक सरल रेखा में स्थित हैं तो वो क्या हो जाएंगे संरेखीय, क्योंकि नाम से ही मालूम पड़ रहा है संरेखी। संरेखी का मतलब एक ही रेखा में स्थित बिंदु। अब देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे, देखिए दूरी सूत्र लिख देंगे। क्या लिख देंगे दूरी सूत्र, या फिर ऐसे माना ए बी सी संरेखी बिंदु हैं। क्या है संरेखी बिंदु हैं। तो देखिए सर्वप्रथम दूरी सूत्र, कौन सा सूत्र दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या है आपका x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल वर्ग। सर्वप्रथम हम निकाल रहे हैं ए बी की दूरी निकाल रहे हैं। तो देखिए ये ए है, ये है बी, x1 x2 y1 y2। तो देखिए x1 का मान क्या है 1 माइनस x2 का मान क्या है 5 और इसका क्या होल वर्ग प्लस y1 का मान क्या है -1 माइनस y2 का मान क्या है -2 होल वर्ग। तो देखिए माइनस के 5 हैं, प्लस का 1 है, माइनस के कितने बच जाएंगे 4 का होल वर्ग प्लस -2 -1 -3 का होल वर्ग। 4 का होल वर्ग 16 हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 9, अर्थात टोटल आ जाएगा √25 जो कि किसका वर्ग होता है 5 का। किसका 5 का, अर्थात ए बी का जो मान है वो आपका आ जाएगा 5 का ही। ऋणात्मक संख्या का भी वर्ग भी धनात्मक संख्या ही होता है। उसके बाद हम निकालेंगे बी सी, किसकी दूरी निकाल देंगे बी सी। अब देखिए ये बी है ये सी है, अर्थात 5 माइनस 9 का होल वर्ग प्लस 2 माइनस 5 का होल वर्ग -4 का होल वर्ग प्लस -3 का होल वर्ग। -4 का हो जाता है आपका 16 प्लस 9 टोटल √25 अर्थात 5 इकाई। इसी प्रकार हम किसकी दूरी निकाल देंगे, इसी प्रकार हम निकालेंगे ए सी, किसकी ए और सी की। तो देखिए ये ए है और ये सी है, अर्थात 1 माइनस 9 का होल वर्ग। किसका 1 माइनस 9 का होल वर्ग प्लस -1 और -5 का होल वर्ग, क्योंकि
ये माइनस संख्या के साथ में है और ये माइनस आपका सूत्र में है। तो देखिए यहाँ -8 का होल वर्ग प्लस -6 का होल वर्ग, 8 का होल वर्ग हो जाता है 64, 6 का हो जाता है 36, टोटल करते हैं आता है 100, जो कि किसका होता है 10 का, किसका होता है 10 इकाई। तो देखिए ये तीनों के तीनों बिंदु कैसे हैं, समरेखीय बिंदु हैं, क्योंकि AB प्लस BC बराबर हैं किसके, AC के। 5 + 5 = 10 और 10 = 10, अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु A, B और C क्या हैं, समरेखीय बिंदु हैं। क्या हैं, समरेखीय बिंदु हैं। तो देखिए आपके 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, एक समांतर श्रेणी में 4 पद हैं। आपको दे दिया गया है कि एक AP है, समांतर श्रेणी है, उसमें टोटल कितने पद हैं, 4 पद हैं। AP में 4 पद हैं। कितने पद हैं, 4 पद। 4 पद कौन से हैं, 5 A V 9 सही 1/2। तो आपसे पूछा है ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है A + V का मान। क्या ज्ञात करना है, A + V का मान। तो देखिए प्रथम पद यानी A बराबर क्या है 5 और 9 दूनी 18 और 1 19, अर्थात चौथा पद A4 बराबर आपका 9 सही 1/2 या हम बोले 19/2 है। तो देखिए चौथे पद के लिए चौथा पद निकालने के लिए आप सूत्र लगाते हो, A4 बराबर क्या होता है, A + 3D। क्या होता है, A + 3D। A4 का मान क्या है 19/2 बराबर A का मान क्या है 5 प्लस में आ जाएगा आपका 3D बटे 1/1, ले से आ गया इसका 2, 19 बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 3 दूनी 6D। तो देखिए दोनों पक्षों का लैसे लेने के कारण 2 आपका हट जाएगा। इसको आगे देखते हैं, 10 इधर आएगा तो 19 - 10 बराबर आ जाएगा 6D, अर्थात D बराबर 9 बटे में कितना आ जाएगा 9/6 बराबर D। देखिए नाम तिया 9, 3 दूनी 6, D का मान आ गया आपका 3/2। अब हमको निकालना क्या है A, एक अर्थात द्वितीय पद A2 बराबर क्या होता है A + D। A का मान क्या है 5, इसमें कितना जोड़ना है 3/2, ये 1 लैसे आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3 अर्थात 13/2, कितना आ जाएगा 13/2। ऐसे ही हमको तृतीय पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, तृतीय पद निकालना है। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया होगा। तृतीय पद ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ये तो आपका द्वितीय पद हो गया। तृतीय पद के लिए सूत्र क्या होता है, A3 बराबर आपका होता है A + 2D। A का मान 5 + 2 × 3 बटे में D का मान क्या है 2। तो देखिए 2 से 2 अर्थात कितना आ गया 5 + 3 8 आ गया। क्या आ गया 8 आ गया। आपसे पूछा क्या है A + V। A का मान क्या है, यानी द्वितीय पद का मान आपका है 13/2 प्लस कितना 8/1, लैसे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 13 और 8 दूनी 16, आपका हो जाएगा 29/2। अर्थात दोनों का टोटल करने पर A + B का जो मान है वो आपका क्या आ रहा है 29/2। अब आपका जो अंतिम सवाल है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर है 3, उसका आप 12वां देखिए। 12वां क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है आपका x² - 3
के शून्यक क्या होंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होंगे? तो देखिए ये तो किसका वर्ग हो गया? x का वर्ग हो गया, और 3 किसका वर्ग हो जाएगा? √3 का वर्ग हो जाएगा। सर्वसम्मिका लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस वी और a माइनस वी। कौन सी सर्वसम्मिका लग जाएगी? a प्लस वी और a माइनस वी, अर्थात x प्लस माइनस √3 इसके क्या हो जाएंगे? शून्यक हो जाएंगे। x प्लस माइनस √3 इसके शून्यक हो जाएंगे। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 12 क्वेश्चन। देखिए आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे आपको कल बताएंगे अगली वीडियो में इसके जितने भी शेष जो आपके क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करा देंगे। थैंक यू।